तो जैसे ही बच्चा वजाइना के रास्ते बाहर आता है तो हम मानते हैं कि तकरीबन 3000 तरह के बैक्टीरिया, 3000 नहीं 3000 तरह के बैक्टीरिया उस समय उन बाय नेज़ल बाय माउथ माँ के रास्ते जब वजाइना के रास्ते आएगा तो बाहर आ जाएगा, उसके अंदर चले जाएंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि माँ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गट कैसा था, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था। अगर वहाँ पे बहुत अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हुए तो वो 3000 के 3000 ही आपके बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होंगे। जैसे नहीं डांसिंग करते हैं, ओ हमें नया घर मिल गया है, अब इस घर को सजाना है, सब कुछ 1400 तरह के 1500 तरह के बैक्टीरिया वो पहले मदर फीड से आते हैं, तो वो भी अंदर चले जाते हैं। समझो वही व्यक्ति की नींव रखते हैं, उसकी एज कितनी होगी, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी, उसको कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, वो पहले दिन ही तय हो जाता है। जैसे नहीं बोलते आप जन्म कुंडली बना लेते हैं, वो जन्म कुंडली उसी दिन बना देते हैं। तो यही बैक्टीरिया आपके ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी जैसे जैसे लास्ट 200 ईयर से ये बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया ऐसा माना जा रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, डे बाय डे डे बाय डे। जो मेरी नानी में था वो मेरी दादी, मेरी माँ में नहीं है, जो मेरी माँ में है वो मेरी सिस्टर में नहीं है, जो मेरी सिस्टर में होगा उसकी बेटी में नहीं होगा। ये जितने गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जितने आपके शरीर के सेल्स हैं है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी के अंदर। ऐसा मानो कि जितना इस दुनिया के अंदर पॉपुलेशन है उतने बैक्टीरिया आपके अंदर है। इसलिए कुछ धार्मिक शास्त्र नहीं बोलते जो आपको बाहर दिख रहा है वही आपके अंदर है। जैसे बाहर वो लड़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, फाइट करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, सब कुछ सेम हमारे अंदर पेट में, बॉडी में चलता है। मतलब बॉडी को बेसिकली बैक्टीरिया चलाते हैं। टोटली 90% ऑफ बॉडी मेड बाय द बैक्टीरियाज। बैक्टीरियाज आर आवर रियल रूलर, वही हमारे असली शासक हैं, हम नहीं हैं कुछ भी बॉडी के। और आपको हैरानी होगी कि हमारे 25,000 तरह के जीन है ना, तो हमारे बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया के अंदर 25 लाख तरह का जीन है। एक बैक्टीरिया के अंदर जिसको हम नंगे अपनी आँख आँख से से देख नहीं सकते, नहीं उसके अंदर भी इतने लाखों जीन्स हैं। उनकी अपनी इंजीनियरिंग है। एक ही भूत बन सकता है आपके लिए। अच्छा। अगर एक तरह का बैक्टीरिया बिगड़ गया तो पूरी जिंदगी तबाह कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश, यही मारेंगे आपको। पैदा भी यही करेंगे, मारेंगे भी यही। बीमार पॉपुलेशन है ये नई जनरेशन जो आ रही है, बड़ी पॉपुलेशन लेकिन बीमार पॉपुलेशन। मतलब फ्यूचर ही खतरे में है इंसान का। हाँ, ये तो हो ही रहा है ना। पहले लोग बोलते थे कि आबादी बढ़ रही है, अब तो डिक्लाइन की तरफ बढ़ गए, अब तो आबादी माइनस में चल पड़ी है। आने वाले समय में अगर इंडिया की बात करोगे 50 साल के बाद में तो बूढ़ों का देश होगा ये। आज के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सुखचरणप्रीत और मेरे साथ हैं डाइटिशियन प्रितपाल सिंह। प्रितपाल सिंह जी का एज ए डाइटिशियन 2 दशक से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। ख़ास तौर पे ऑटिज़म के शिकार जो बच्चे हैं उनके इलाज में इन्होंने काफ़ी मतलब सफलताएं हासिल की हैं। बहुत सारे बच्चे इनके पास ट्रीटमेंट लेके ठीक हो के अपनी ज़िंदगी नॉर्मल बच्चों की तरह जी रहे हैं। इन सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है डाइट। जो इनकी थ्योरी है काम करने की कि डाइट अगर सही होगी तो बीमारियों से बचा भी जा सकता है और बीमारियों से लड़ा भी जा सकता है। इन सभी चीज़ों पे हम आज प्रितपाल सिंह जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लागू कर सकते हैं। प्रितपाल जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तो सभी को पता है कि जो डाइट है वो मतलब स्वस्थ इंसान के लिए, स्वस्थ शरीर रखना है अगर तो स्वस्थ डाइट चाहिए, पर मानसिक जो तंदुरुस्ती है उससे ये कैसे जुड़ी हुई है, या इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि जो मानसिक परेशानियां हैं या बच्चों में बहुत सी आजकल मतलब इस तरह की बीमारियां आ रही हैं जिनमें से ऑटिज़म तो आज ज़्यादा ही चर्चा में है, तो वो डाइट के साथ कैसे जुड़ा हुआ है? देखिए, ऐसा है कि आज से कोई 2 दशक पहले है ना, जब मैंने इस फील्ड में ज्वाइन किया तो उस समय अगर किसी से आप कोई डाइट की बात करते थे, पेट की बात करते थे, दिमाग के साथ रिलेशन की बात करते थे, तो आपको साइकाइट्रिस्ट ही बोल देते थे कि
ये कौन मूर्ख है ना, दिमाग अलग है पेट अलग है। उनको ऐसे समझते थे कि पेट का और दिमाग का रिलेशन ही अलग अलग है, राइट। लेकिन अभी रिसेंट जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं 2003 से डॉक्टर जूली मैथ्यू एंड नताशा कैम्पबेल उन दोनों को फॉलो करते आ रहा हूँ। जो ऑटिस्टिक बच्चों के साथ जब काम करना शुरू किया तो हमारे आगे कोई, हमारे पहले जो चले थे हमारे, ऐसा कोई रास्ता नहीं था पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर भी कोई जिनको हम फॉलो कर सकें, राइट। दूसरा एक ही रास्ता था, वो हमारी पक्ष में नहीं था, कि वो था कि साइकेट्री मेडिसिन दे दो और बच्चे को आराम से सोने दो। उनका मोटो यही था कि ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इनके ऊपर को काम करने की ज़रूरत नहीं है, इनके साथ ज़्यादा इनको परेशान ना मत करो, इनको समझो, आपका बच्चा ऐसा है, बस जो भी है उसको खूबसूरती के साथ जीना सीखो। ऑटिज्म वाले बच्चों के क्या लक्षण होते हैं जिन लोगों को नहीं पता? ऑटिस्टिक बच्चे जो अपने आप में मस्त रहेंगे, हाथ हिलाते रहेंगे, बिना कारण हंसते रहेंगे, बिना कारण रोते रहेंगे, प्राइवेट पार्ट्स को टच करेंगे, थूकते रहेंगे, स्पीच नहीं होती है, आँख नहीं मिलाते, कूदते रहेंगे, तोड़फोड़ करेंगे, इरिटेटिव बिहेवियर होगा, बार बार एक ही चीज़ को दोहराते रहेंगे, चीज़ों को एक लाइन में फिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे ऑटिज़म के लक्षण होते हैं। पहले ऐसे मानते थे कि ऑटिज़म जो है एक ग्रुप ऑफ फीचर्स हैं। मान लो ये आपने ऑटिज़म का लेवल दे दिया, ये आप 5 फीचर्स हैं, इन 5 फीचर्स को अगर मिलाएंगे तो ये ऑटिज़म बन जाएगा। लेकिन जो हमारी अप्रोच थी, जो जूली मैथ्यू, जो नताशा कैम्पबेल जैसे लोग जो काम कर रहे थे तो उनको हम फॉलो कर रहे थे, तो उनकी अप्रोच थी कि जितने ऊपर आपको फीचर्स दिख रहे हैं उनके उतने ही रूट कॉज नीचे हैं। अगर इन फीचर्स को आप हटाना चाहते हो तो इन रूट कॉज को धीरे धीरे अंदर ख़त्म करोगे, तो ये जैसे नेक्सस टूटेगा तो ये भी अंदर को ऐसे मुड़ जाएंगे, यानी कम हो जाएंगे, राइट। ऐसा मान लो कि ग्लेशियर जो है, ऑटिज़म ग्लेशियर है जो बाहर दिख रहा है, उसकी रूट जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो हम ये बोलते थे कि ऑटिज़म जस्ट लाइक ए माउंटेन, बट माउंटेन्स आर अनस्टेबल्स, राइट। सेम एज वो अनस्टेबल्स हैं। ऐसा नहीं है कि उनको देखने में तो दिखेगा आपको ये एक पहाड़ है, पर पहाड़ कोई परमानेंट नहीं है, अगर उसको कोई तोड़ने वाला चाहिए तो। जो सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास था वो था डाइट। तो हमने अलग अलग डाइट से गुजरे। पहले जो इंडिया में डाइट चलती थी, नेचुरोपैथी की डाइट, उसमें ये था कि आप कच्चा भोजन दो, उसको कच्ची चीज़ें खाने को दो, तो तली हुई चीज़ें ना दो, तो इससे बच्चा भी ठीक होगा। लेकिन वो सक्सेस रेट ऐसा था कि 10%। फिर दूसरा आया ग्लूटेन फ्री, कैसेन फ्री, दूध हटा दो, वीट हटा दो। जैसे हम वीट और कणक को हटाते थे और दूध को हटाते थे, तो एक बार तो रिजल्ट आता था बच्चे में, आई कॉन्टैक्ट बन गया, सब कुछ हो गया। लेकिन आफ्टर द सम टाइम उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां जब आ जाती थी, क्योंकि ये बेसिक हमारा ये स्टेपल फूड है, दूध अगर हम हटा देंगे तो हमारा एनिमल फूड निकल जाएगा। अगर वो हटता गया तो डेफिनेटली उसके अंदर डेफिशिएंसीज आ जाती थी। जैसे वो डेफिशिएंसीज आती थी तो बच्चा उससे भी ज़्यादा क्रैंकी हो जाता था आफ्टर 4 मंथ्स। तो वो भी कोई सक्सेसफुल 8, 9, 10 तक तो ऐसे हम चलते गए। 2010 तक यही हमारा चलता गया पीरियड। 2012-13 में जब पूरी तरह से जब हम जूली मैथ्यू और नताशा कैम्पबेल का, मैं उनका ऑफिशियली जो उनको फॉलो करना शुरू किया, तो फिर एक समझ बनी कि नहीं भाई, बच्चों को अगर ठीक करना है तो एनिमल प्रोटीन पे डालना होगा, टोटल एनिमल प्रोटीन्स। इंडिया के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें बात करनी आपके साथ, राइट। क्योंकि हमारा तो यही है कि हमारा विष्णु का खाना है। विष्णु खाने में क्या है कि आपकी गेहूँ है, दालें हैं और सब्जियां हैं। सब्जियां बहुत कम खाते हैं बच्चे। सब्जियों के नाम पे हम आलू खा लेंगे, अरबी खा लेंगे या ऐसी चीज़ें, वही कार्बोहाइड्रेट। फैट बहुत कम है। माँ नहीं खा रही तो बच्चा कैसे खाएगा। तो अल्टीमेटली ये सक्सेस नहीं था। तो फिर जैसे जैसे हमने कुछ लोगों को कन्विंस करना शुरू किया, जब हम बोलते थे मीडिया के अंदर तो हमारे पे ब्लेम आता था। बहुत सारे जो मेडिकल डॉक्टर थे वो बोलते थे कि हम आपसे एग्री नहीं है, डाइट का कोई रोल नहीं है ऑटिज्म के अंदर। लेकिन ये 2018 के बाद से हमने जब पूरी तरह से लिख के लगा दिया कि ऑटिज्म में अगर आपने ठीक करना है बच्चे को, तो जो आपको ये कंप्लीट फैट डाइट पे आना होगा, एनिमल प्रोटीन पे। आपको दालें निकालनी है, आपको दूध निकालना है, दही दे सकते हैं, घी दे सकते हैं, मक्खन दे सकते हैं, आपको मीठा निकालना है, आपको आलू निकालने हैं, चावल निकालने हैं,
ग्रेन सारे अनाज तो सारे निकालने हैं और कंप्लीट नॉन वेज डाइट पे आ जाइए आप। जो बच्चा 3-3 साल तक ठीक नहीं होता था वो एक साल के भीतर ठीक होने लगा। साथ में थेरेपीज भी चलती थी, साथ में डाइट भी चलती थी। फिर मन में ऐसे शंका रही कि यार कैसे करेंगे इसको, भी डाइट का रिजल्ट है थेरेपीज का। तो कुछ ऑनलाइन लोग हमसे डाइट फॉलो कर रहे थे जो बाहर बैठे थे, अब्रॉड में थे, तो आ तो सकते नहीं। तो वो एक डाटा निकला कि लगभग 70-80% तक रिजल्ट तो अकेला डाइट से आ जाता है। अब दिखने में आपको कितनी बड़ी चीज़ लगती है। तो उसका हमारा जो मोटो है गैप्स गट एंड साइकोलॉजी सिंड्रोम। हम ये मानते हैं कि जितनी भी आपकी बीमारियां शुरू होती हैं, चाहे ऑटिज्म हो, चाहे ADHD हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे साइकेट्री प्रॉब्लम्स हो, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर हो, इवन दो कैंसर, अस्थमा, एलर्जीज, अर्थराइट्स, ये सारी बीमारियां आपके पेट से शुरू होती हैं और बाद में अलग अलग अंगों पे अटैक करती हैं। तो उसको हम बोलते हैं गट। आदमी पहला 1 सेल से 2 सेल बनेंगे ना, कंसीव होता है, माँ का सेल आया, बाप का आया, 1 सेल बना, 1 से 2 करते करते फर्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर एक छोटा सा मांस का लोथड़ा बन जाता है। उसकी 3 लेयर्स बनती हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो आपकी सबसे डीप अंदर वाली लेयर जो है, पहली लेयर, वो आपकी गट की बनती है। फिर दूसरी लेयर नर्व सिस्टम की, तीसरी आपके मसल हड्डियों उनकी, उसी से फिर पूरा सिस्टम डिज़ाइन होता है, मनुष्य बनता है। लेकिन पहले कौन सी बनी? आपकी गट लाइनिंग सबसे पहले बनी, यानी पेट का जो ट्यूब था। तो गट कहाँ से स्टार्ट होता है? आपके मुंह से लेके एनस तक। जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है ना, तो वो सिर्फ ऐसा समझिए कि वो एक पूरी तरह स्टरलाइज्ड है, पाइप है, कुछ नहीं है उसके अंदर, कोई बैक्टीरिया नहीं, कोई वायरसेस नहीं है। तो जो फूड जो आ रहा है वो सीधा ब्लड के जरिए, पचा पचाया खाना माँ के कोड के जरिए बच्चे के अंदर जाता है, वो सारा सर्कुलेट करता रहता है। उस समय हार्ट भी हमारा पंप नहीं करता, लंग्स भी काम नहीं करते उसमें। सारे जैसे कार शोरूम से बनने से पहले तैयार अंदर खड़ी रहती है, कोई तेल नहीं डलता उसके अंदर। तो जैसे ही बच्चा वजाइना के रास्ते बाहर आता है तो हम मानते हैं कि तकरीबन 3,000 तरह के बैक्टीरिया, 3,000 नहीं, 3,000 तरह के बैक्टीरिया उस समय उन बाय नेज़ल बाय माउथ माँ के रास्ते, जो वजाइना के रास्ते आएगा तो बाहर आ जाएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। अब डिपेंड ये करेगा कि माँ का ड्यूरिंग प्रेगनेंसी गट कैसा था, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा था। अगर वहाँ पे बहुत अच्छे हेल्दी बैक्टीरिया हुए तो वो 3,000 के 3,000 ही आपके बहुत हेल्दी बैक्टीरिया होंगे। जैसे नहीं डांसिंग करते हैं, ओ हमें नया घर मिल गया है, अब इस घर को सजाना है, सब कुछ 1400 तरह के 1500 तरह के बैक्टीरिया वो पहले मदर फीड से आते हैं, तो वो भी अंदर चले जाते हैं। समझो वही व्यक्ति की नींव रखते हैं, उसकी एज कितनी होगी, उसकी आंखें कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी होगी, उसको कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, वो पहले दिन ही तय हो जाता है। जिस दिन बोलते हैं आप जन्म कुंडली बना लेते हैं, वो जन्म कुंडली उसी दिन बना देते हैं। असल में जन्म कुंडली तो बननी उसी दिन शुरू हो जाती है। उसके बीच अगर कोई अननेचुरल, अप्राकृतिक कोई अटैक हो गया, मैन मेड, चाहे ज़रूरत थी उसकी करने की प्रोसीजर की, सपोज उसको सिजेरियन करना पड़ा, सपोज उसको मदर फीड देना पड़ा और दूसरा इंक्यूबेटर में डालना पड़ा बच्चे को, मदर फीड नहीं दी गई उस समय, तो समझो कि वो उसमें कट लगना शुरू हो गया, जैसे बिजली के कट लगने शुरू हो जाते हैं। तो उस समय जितना भी अटैक होगा उसके अंदर, उतने उसके नर्व सिस्टम के ऊपर अटैक होगा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक होगा, उसके अदर अंग वो ठीक नहीं होंगे। तो यही बैक्टीरिया आपके ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों का रोल प्ले करते हैं। हम बोलते हैं ब्रह्मा, यही बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया मत बोलो, इनको जीवाणु बोल सकते हैं। हाँ, दूसरे रोगाणु वो भी अंदर ही होते हैं हमारे अंदर। जैसे कोई कॉलोनी बसती है, उसके अंदर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अच्छे लोगों की संख्या अगर ज़्यादा होगी तो बुरे लोग कम होंगे उसके अंदर, जो टिके रहेंगे, अटैक नहीं करेंगे। वो कब अटैक करेंगे? जब कम लोग हो जाएंगे, अच्छे लोग कम हो जाएंगे तो अटैक करेंगे। इसीलिए जीवाणु जब कम हो जाएंगे तो रोगाणु उसके ऊपर अटैक करेंगे, पैथोजन जिनको बोलते हैं आप। जो जीवाणुओं की खुराक है वो खुराक है हेल्दी फैट, हेल्दी प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट उनकी डाइट नहीं है।
मतलब चावल और गेहूं नहीं है। नहीं, राइट। ये तो मनुष्य कभी तो नहीं थी। अगर आप बोलेंगे कि मनुष्य तो शुरू से खाता है, तो ये आप शायद शुरू कल को ऐसे बोलने लगे कि मैकडोनल्ड तो हमारे पूर्वज खाते थे, आने वाली 2 पीढ़ियाँ बोलने लग जाएंगे। बेसिकली आदमी का इतिहास आप देखोगे, जैसे वो डेवलप हुआ है 20-25 लाख साल पहले, और खेती का तो कोई 10,000 साल पुरानी भी नहीं है खेती का कंसेप्ट तो उसमें तो लोग ग्रुप में रहते थे, समूहों में रहते थे, वो शिकार करते थे। खेती मतलब कबीले को एक ही जगह पे टिकना पड़ेगा, फिर तो इतना विकास ही ना होता। जितना प्रवास हुआ, प्रवास शिकार की ज़रूरत थी तो प्रवास हुआ। उसी तरह से अलग अलग अफ्रीकन से निकले लोग तो पूरी दुनिया में फैल गए, नहीं तो वहीं पे बैठे रहते। तो वही उन्होंने, हम बोलते हैं कि हम हमारे एंसेस्टर्स अफ्रीकन्स हैं, तो पता नहीं कहाँ घूम के गए होंगे वो शिकार की, उसमें शिकार था। शिकार में क्या होता है, मतलब नॉनवेज है, नॉनवेज में क्या होगा, मैक्सिमम फैट होगी, दूसरा प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट तो नहीं होंगे ना उसके अंदर जी। तो मैक्सिमम जो कैलोरी आ रही थी फूड की उस समय, वो फैट से आती थी एंड दूसरी प्रोटीन से आती थी। कार्बोहाइड्रेट तो माइनर थे, जैसे आप कोई उसने फ्रूट खाता था, मनुष्य सब्जियां खाता था, जहाँ ग्राउंड्स जो जड़ें थी ये वो खाता था, तो उसमें से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स उसके अंदर जाता था, वो एनर्जी के लिए, फ्रीक्वेंट एनर्जी के लिए। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं उसकी गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग रखते थे। उस समय ऐसे माना जाता है कि हमारे अंदर पूरी तरह से गट बैक्टीरिया बहुत स्ट्रॉन्ग था। लेकिन अभी जैसे जैसे लास्ट 200 ईयर से ये बैक्टीरिया, गट बैक्टीरिया ऐसा माना जा रहा है कि डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है, डे बाय डे। जो मेरी नानी में था वो मेरी माँ में नहीं है, जो मेरी माँ में है वो मेरी सिस्टर में नहीं है, जो मेरी सिस्टर में होगा वो उसकी बेटी में नहीं होगा। तो जितने ये गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं, राइट, गट बैक्टीरिया मीन्स माइक्रोबायम्स, गुड माइक्रोबायम्स मीन्स के गुड बैक्टीरियाज, ये जितने गुड बैक्टीरिया कम होते जा रहे हैं उतनी ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। बीमारियों का स्टार्ट बोलते हैं, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर गट एंड एंड्स इन योर गट। अगर कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है वो आपके गट से शुरू होती है, मुंह से लेके एनस तक, लैट्रिन द्वार तक, और वहीं से शुरू भी वहीं पे हो गई और ख़त्म भी वहीं पे हो गई। अगर उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो उसको दोबारा से आपको स्टडी करना होगा, राइट। आप मानिए कि ह्यूमंस के अंदर जो जीन्स हैं वो, हाँ, ऐसा माना है 25 से लेके 30,000 तरह के जीन आइडेंटिफाई किए हैं कि जो आपकी सारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कब उसको ऑन करना है, कभी बंद करना है जीन्स को, कब म्यूट करना है, कभी ओपन करना है, ये सारी उसके अंदर आपकी होल लाइफ की उसके अंदर चिप रहती है एक तरह की जीन्स के अंदर, राइट। पूरा इसके कुंडलिनी उसके पास रहती है। लेकिन आप मान लो कि जितने आपके शरीर के सेल्स हैं, है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा बैक्टीरिया हैं आपकी बॉडी के अंदर, राइट। ऐसा मानो कि जितना इस दुनिया के अंदर पॉपुलेशन है उतने बैक्टीरिया आपके अंदर है। इसलिए कुछ धार्मिक शास्त्र नहीं बोलते, जो आपको बाहर दिख रहा है वही आपके अंदर है ना। बाहर देखने के, कबीर बोलता है कि बाहर देख के क्या करेगा, तू अपने अंदर जा, है ना। जो बाहर दिख रहा है वही तुम्हारे अंदर है। जितने क्रिएचर्स बाहर हैं, स्पीसीज हैं, वायरसेस हैं, अलगीज हैं, जहाँ अलग अलग तरह के, वैसे ही क्रिएचर तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर है, तुम्हारे एक ही बंदे के अंदर, हाँ, ह्यूमंस के अंदर है। जैसे बाहर वो लड़ते हैं, प्लानिंग करते हैं, फाइट करते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, सब कुछ सेम हमारे अंदर पेट में, बॉडी में चलता है। हम तो ऊपर से शेल हैं। अगर इसको कोई, मान लो कैटरीना कैफ बहुत अच्छे लगते हैं, प्रियंका चोपड़ा बहुत अच्छे लगते हैं ना, तो अगर उसका कोई शेल को बाहर बैक्टीरिया दिखा दे उनको, तो कोई मूव ही नहीं करेगा उसकी तरफ। जो प्यार व्यार की बात करते हैं, कौन देखना चाहेगा। मतलब बॉडी को बेसिकली बैक्टीरिया चलाते हैं। टोटली 90% ऑफ बॉडी मेड बाय द बैक्टीरियाज, राइट। वही साथ में उसको मैकेनिज्म उपयोग कर रहे हैं। तो वही हंसते हैं, वही रोते हैं। दे क्रेव्स, वी ईट। वो मांगते हैं हमसे मीठा और हम बाहर से अवेल करवाते हैं। बैक्टीरियाज आर आवर रियल रूलर, वही हमारे असली शासक हैं, हम नहीं हैं कुछ भी बॉडी के।
वही उनका मूड ऑफ होता है, हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है। उनका मूड खुश होगा तो हमारा ही खुश हो जाएगा। इसलिए फिर आपको काम कहाँ पे करना है? अगर आपकी साइकोलॉजी चेंज करनी है, उनका मूड हैप्पी रखना है, तो आपको हैप्पी बैक्टीरिया डेवलप करने। हैप्पी बैक्टीरिया डेवलप करने तो फिर आपको थोड़ा सा अपने एंसेस्टर्स की डाइट की तरफ जाना होगा। आपको पुराने जो आपके पूर्वज हैं उनकी डाइट की तरफ जाना होगा। थोड़ा सा तो स्टडी करेंगे तो आपको ज़्यादा मत जाओ एंसेस्टर्स तक, बस 100-200 साल तक चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हमारी डाइट के अंदर फैट ही फैट थी, हमारी डाइट के अंदर प्रोटीन ही प्रोटीन था। आज के ज़माने में तो ये मतलब धारणा है कि जो फैट है वो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हाँ ये एक पिछले कुछ 40-50 साल पहले जो फूड इंडस्ट्री ने अटैक किया, तो उसका ये था कि ये तो नेचुरल फैट खा रहे हैं यार, इनको हटाओ। हमारी कंपनी से तो होके आ नहीं रहा। घी को प्रमोट कैसे कर सकते थे वो लोग? आज से 40 साल पहले घी तो हर घर में था, तो घी के अंदर कोई बिजनेस नहीं बन रहा, दूध के अंदर कोई बिजनेस नहीं बन रहा, लस्सी के अंदर कोई बिजनेस नहीं था। लस्सी क्या थी? लोग उड़ेलते थे बाहर, इतनी ज़्यादा थी। तो फ़ोरन के अंदर भी ऐसा हो गया था कुछ। दूध निकाल लिया, घी निकाल लिया, उसकी फैट निकाल ली, अल्टीमेटली लस्सी बच रही थी, उसको समंदर में उड़ेल रहे थे। फिर उसको कहा गया कि इसको रोको, ये बहुत पोल्यूट कर रही है, तो लस्सी का उसको डिहाइड्रेट किया गया, तो वो क्या बना? वे प्रोटीन। इस समय जो गोल्ड है, अच्छा ठीक है, वो वे प्रोटीन है। और वही वे प्रोटीन आज डब्बों में पैक होके हज़ारों में लाखों में बिक रहा है, लेकिन हमारी तो लस्सी थी वो, राइट। हम तो पीते थे पहले, लेकिन हमारी डाइट से निकाल के डब्बों में पैक होके वापस आ गया हो। तो ये एनिमल प्रोटीन का हमारी डाइट के अंदर बहुत बड़ा रोल था। आदमी बेसिकली नॉन वेजिटेरियन है, एनिमल प्रोटीन पे सबसे अच्छा पलता है। देखिए आप, कुछ लोग हमारे लोग वेजिटेरियंस लोग हैं, अगर वही लोग थोड़ा थोड़ा रोज़ पत्ते खाते रहें, रोज़ सब्जियां खाते रहें, सब कुछ खाते रहें, क्या होता है? बॉडी वेट बहुत कम नहीं हो जाता? इट मीन्स मसल तो नहीं बनेंगे ना फिर उनके। अगर वही प्रोटीन, वही गाय बकरियां वो खाती रहेंगी सारी चीज़ें, उनकी मसल बनने शुरू हो जाएंगी, क्योंकि वो सेलुलोज को पचा सकते हैं, हम सेलुलोज को नहीं पचा सकते। हमारी बॉडी नहीं बनी है उसके लिए, खाने के लिए बनी नहीं। हमारी वो सेलुलोज को पचा नहीं सकते, हम उसको फाइबर के रूप में यूज़ करते हैं। मतलब आप नॉनवेज खा रहे हो, साथ में फाइबर भी चाहिए ना, पेट की सफाई के लिए, तो वो क्लिंजिंग करती हैं। तो क्लिंजिंग के लिए हमें फाइबर लेते थे हम लोग। अब आप रोज़ फाइबर सफाई करते जा रहे हो, अंदर कुछ डाल नहीं रहे, तो फिर वो कम हो जाएगा। आपके जितने भी जो प्योर वीगन लोग हैं, इनका चांस रहता है कि ये लोग, इनका अल्सर्स हो जाएंगे, क्योंकि फैट तो रही नहीं डाइट के अंदर। एंड आप सरप्राइज होंगे कि आपका दिमाग किससे बना हुआ है? किस चीज़ से? हाँ ना, फैट से बना हुआ। आपके लिवर किससे बना हुआ है? फैट से बना हुआ। आपकी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, जितनी सेक्स हेल्थ चाहिए, तो सेक्स हार्मोन्स किससे बनेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स कैसे बनेंगे? वो तो आपके कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे ना, गुड कोलेस्ट्रॉल से बनेंगे। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से बनेगा? अगर आप फैट खाओगे। अगर आप फैट नहीं खा रहे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा तो आपके सेक्स हार्मोन्स नहीं बनेंगे, तो फिर इनफर्टिलिटी भी आएगी, पोटेंसी भी आएगी, नपुंसकता भी आएगी, है ना। तो ये समस्याएं बढ़ रही हैं। मदर क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक नया ट्रेंड चला कि खट्टा खाना है, ये पता नहीं किसने कह दिया, और वो न्यूडल पिज़्ज़ा, बोला अब इस समय इसको मत बोलो, कुछ भी जो भी खाती है इसको खाने दो। ये हमारा ट्रेंड, रीसेंट ट्रेंड है। लेकिन वो समझो कि कार्बोहाइड्रेट एक बार उसको इंट्रोड्यूस होगी, उसके अंदर वो बैक्टीरिया डेवलप हो गए हैं, गंदा पिल पहले खा रहे थे वो, उसके बाद में उसके अंदर वो क्रेव करने लगते हैं, वो फर्मेंट होने लगते हैं, उतने बढ़ते हैं। मीठे के ऊपर बैड बग सबसे ज़्यादा बढ़ता है, कार्बोहाइड्रेट सबके ऊपर जो बैड बैक्टीरिया है वो सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। और उसके बाद में उसका, अगर उसका गट बैक्टीरिया कमज़ोर हो जाएगा, तो फिर जब बच्चा पैदा होगा, वजाइना के रास्ते जो बैक्टीरिया उसको गिफ्ट देने वाली है माँ, तो कैसा देगी गिफ्ट? वो पैथोजेंस का देगी, बैक्टीरिया का, रोगाणुओं का देगी, बैड बैक्टीरिया का देगी उसको गिफ्ट। जो 3000 तरह के बैक्टीरिया हम बोल रहे हैं गल्प करेगा बच्चा, वो आपकी दूध के जरिए, पाइप के जरिए अंदर जाना है, नेजल्स के, नाक के जरिए अंदर जाना है, आँखों के जरिए, वो नहीं जा पाएगा उसके अंदर। उसी समय उसकी नींव रख देगी कि वो जन्म से ही बच्चा बीमार था जी, ये तो जन्म से इसको इन्फेक्शन हो रही थी जी। मीठा तो हम बहुत समय से हमारे मतलब ट्रेडिशनली हम खाते आ रहे हैं। नहीं, ट्रेडिशनली हम नहीं खाते थे मीठा,
हमारा मीठा हमारे नेचर के अंदर सिर्फ शहद था। इस मदर नेचर ने हमें जो मीठा दिया वो सिर्फ शहद दिया था, दैट वाज टोटली अनप्रोसेस्ड। गन्ना, गन्ना गन्ना था ना, गुड़ नहीं था, ठीक है, गुड़ नहीं था, वो क्रूड फॉर्म होगी इसकी। अच्छा आप सिंपल बात, गुड़ को आप बाहर रख दो, थोड़ा सा उसके अंदर खमीर डाल दो, यीस्ट डाल दो, क्या बनेगा फिर? फर्मेंट हो जाएगा, हाँ, शराब बन जाएगी। शराब बन जाएगी। थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए और शराब बन जाएगी। आप मीठा खा लिया, खमीर आपके अंदर ही इंटेस्टाइन के अंदर रहती है, यीस्ट तो रहती है आपकी आंतड़ियों के अंदर, राइट। टेम्परेचर आपकी बॉडी का है, तो यू विल जस्ट लाइक ए ड्रिंक्ड। हमारी नेचुरल भी अल्कोहल बनती है ना बॉडी में, पहले बोलते भी थे, राइट। और बहुत सारे लोग एक बार गुड़ खाने लग जाएं तो गुड़ के बिना रह नहीं सकते, खाते रहेंगे और मीठा खाएंगे और मीठा खाएंगे, क्रेविंग बहुत होती है मीठे की। और हमारा ये ट्रेंड है कि यार मीठा तो हमारे पुराने बुजुर्ग भी खाते थे, वो मीठे के साथ घी कितना खाते थे ये कोई नहीं बता रहा। शक्कर के ऊपर घी तैरता था। घी के अंदर अगर आप शुगर खाओगे तो उसकी ऑब्जॉर्प्शन स्लो हो जाती है। कभी आपने देखा घी के अंदर फर्मेंटेशन होती हुई? नहीं होती ना, सालों साल पड़ा रहता है, सालों साल पड़ी रहती है। तो उसके ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती थी, वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होता था। एक मीठा कम जाएगा अंदर और कम पंप करेगा। आंतड़ी जो हमारी पेनक्रियाज है ना, इसको पूरा पंप लगता है, अटैक लगता है। मतलब एक बार डाला, एक सीधी शुगर खाई, एकदम से शूट अप, एनर्जी बूस्टर बोलते हैं। एनर्जी बूस्टर होगा और एकदम से कम हो जाएगी वो, फिर ऊपर फिर नीचे। तो वो धीरे धीरे इसको बार बार रोज झटके दोगे तो ये भी एक दिन शुगर का शिकार हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी हमारी ये भी, राइट। तो इन्हीं बच्चों के साथ भी ऐसा ही, या ऐसे साइकेट्री जो बीमारी हैं, इन लोगों की आप डाइट देखोगे ना तो ये देखेंगे, इनसे सीधा सवाल पूछोगे कि ये मीठा बहुत खाते हैं, ये आलू की पसंद करते हैं, ये चावल पसंद करते हैं, ये मक्की पसंद करते हैं, ये चॉकलेट, चिप्स, बनाना, मीठे फल, ये बहुत लाइक करते हैं। इनकी डाइट यही है, राइट। फास्ट फूड ज़्यादा लाइक करेंगे, ड्राई फूड जहाँ पे फर्मेंटेशन ज़्यादा हो, तो बैक्टीरिया इन चीज़ों पे ज़्यादा पनपते हैं। बैड बैक्टीरिया ही वो करेंगे। और आपको हैरानी होगी कि हमारे 25,000 तरह के जीन है ना लगभग, जी, राइट। तो हमारे एक बैक्टीरिया के अंदर 25 लाख तरह का जीन है। एक बैक्टीरिया के अंदर, जिसको हम नंगे अपनी आँख आँख से से देख नहीं सकते, नहीं देख उसके अंदर भी इतने लाखों जीन्स हैं। ओके, उनकी अपनी इंजीनियरिंग है। एक ही भूत बन सकता है आपके लिए। अच्छा, अगर एक तरह का बैक्टीरिया बिगड़ गया तो पूरी ज़िंदगी तबाह कर देगा। इसीलिए हम बोलते हैं ये ब्रह्मा, ये विष्णु, ये महेश। बैक्टीरिया ही आपका ब्रह्मा है, बैक्टीरिया आपका विष्णु है, बैक्टीरिया आपका महेश है। इसी से आदमी की उत्पत्ति हुई है। पहले तो बैक्टीरिया है, सिंगल सेल, राइट। पहले बैक्टीरिया आया, फिर पूरी एक शेप बनी, राइट। यहीं से आदमी की फाउंडेशन बनती है, मीन्स ब्रह्मा। यही बैक्टीरिया आगे सर्व करते हैं, तो हिंदू मिथोलॉजी में बोला जाता है कि विष्णु। यही आदमी को, जैसे इनके अंदर कोडिंग भरी हुई है, यही मारना शुरू करेंगे तो यही महेश हो गया। यही मारेंगे आपको, पैदा भी यही करेंगे, मारेंगे भी। भी यही। अगर बॉडी को छोड़ दोगे आप, कुछ ना करो, उसके अंदर बैक्टीरिया बढ़ते बढ़ते बैक्टीरिया खा के दोबारा से फिर मिट्टी में मिला देंगे, फिर वो बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे। जैसे डेड बॉडी के साथ होता है, बैक्टीरिया भी खत्म हो जाएंगे ना एक दिन। पूरा जब उसने उनका काम पूरा हो गया तो वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। तो ये यूनिवर्स का एक बहुत ब्यूटीफुल रोल है। तो इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टडी किया भी बैक्टीरिया कैसे हैं। बैक्टीरिया के ऊपर थोड़ा सा और स्टडी करना चाहा उन लोगों ने। तो जो इंग्लैंड, जहाँ यूरोपियन कंट्री आप जहाँ पे देखेंगे, वहाँ पे 4-5 चीज़ें बड़ी कॉमन है। अस्थमा, एलर्जीज एंड एक्जिमा, राइट, बहुत कॉमन है उधर। छोटे छोटे बच्चों ने पंप लेते हैं, जख्म उनके रिश्ते रहते हैं, ये सारी चीज़ें। पहले उनको बोला गया कि शायद ये बीमारियाँ इन्वायरमेंटल हैं, लेकिन फिर ये आया कि यार इन्वायरमेंटल थी तो फिर तो हमारे इंसेस्टर जिंदा ही नहीं रह सकते थे। उस समय तो मेडिसिन भी नहीं थी, पंप भी नहीं थे, फिर तो इस प्लेनेट के ऊपर कोई रह ही नहीं सकता था। अभी बच्चों में पंप क्यों लेने शुरू कर दिए इन्होंने, सांस वाले? तो फिर धीरे धीरे उनके बैक्टीरिया को स्टडी किया गया
माइक्रोबायम्स को। उनके बैक्टीरिया एक तो थे सबसे बैड बैक्टीरिया उनकी आंतड़ियों में थे, दूसरे गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, 20-25% रह गई थी, जितनी मान लो 100 चाहिए उसमें 25 रह गई थी। फिर उन्होंने अफ्रीकन कंट्री के जो डाटा लिया बच्चों का, वहाँ पे एलर्जी, अस्थमा एंड ऑटिज्म एंड एक्जिमा ये नहीं थे। वहाँ पे कुछ अलग तरह की बीमारियाँ हैं, कुपोषण की बीमारियाँ, मालनरिशमेंट जिसको बोल देते हैं आप, वो बीमारियाँ हैं, उसके रिलेटेड बीमारियाँ जरूर मिली इनके अंदर। लेकिन उनका किसी के पास पंप नहीं था। आपने देखा कभी किसी अफ्रीकन कंट्री की वीडियो देखते हैं आप, किसी के हाथ में पंप लिए हों? नहीं। राइट। तो वो फिर बाद में स्टडी हुआ कि इनका गट बैक्टीरिया अभी तक 100% तक पड़ा है, जो अभी तक नेचर के बहुत क्लोज हैं। मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो उनके अंदर ज़्यादा हैं। या आप हैरान होंगे, आपको इतना स्टडी नहीं थोड़ी देखेंगे कि अगर आप लगातार मोबाइल के टच में रहते हैं, वाईफाई इसको बोलते हैं, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज, बहुत ज़्यादा लाइट पोल्यूशन के अंदर रह रहे हैं, तो भी आपके गट बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। राइट। क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपके अंदर चल रहा है ना, एक बाहर आर्टिफिशियल है, वो दूसरे को इंटरफेयर करेगा, जैसे करंट लगता है, डिस्टर्ब हो जाएगा उनका सिस्टम, वो गूंगे बोले बहरे हो जाएंगे, इंटेलिजेंस सिस्टम ख़त्म हो जाएगा उनका, तो फिर धीरे धीरे वो मरने शुरू हो जाता। तो एक तो ये था। दूसरा, एक्सट्रीम हाइजेनिक करने के चक्कर में हर जगह हमने केमिकल्स डाल लिए, साबुन, हैंड वॉश, टूथब्रश, हर जगह एंटीबैक्टीरियल। हमारी अप्रोच क्या थी? एंटीबैक्टीरियल। बैक्टीरिया के प्रति हम अग्रेसिव थे, बैक्टीरिया बहुत खतरनाक है। तो उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया जो आप एंटीबैक्टीरियल जब बात करते हो, राइट, तो उनकी लैंग्वेज क्या है? कोई भी बैक्टीरिया के खिलाफ, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, उनके खिलाफ अप्रोच एक जैसी होगी, मार देंगे उनको। तो वो ऐसी अग्रेसिव जो अप्रोच चलाई उन्होंने, तो उसमें हमारा गुड बैक्टीरिया का सत्यानाश कर लिया उन्होंने। हमारे भी हो रहा है, फूड चेन के अंदर भी, उसके अंदर बैक्टीरिया ना पनपे, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी डालो। जो पैकेजिंग हो रही है उसमें भी बैक्टीरिया ना पनपे, उसमें कुछ ऐसे प्रिजर्वेटिव डालो ताकि बैक्टीरिया ना डेवलप हो, है ना। जो फूड बन गया है वो सालों साल तक पड़ा रहे, मरे ना, वो एंटी नेचुरल हुआ ना, नेचुरल तो था नहीं वो। तो उन सारी अप्रोचेस जो हमारी अभी फूड इंडस्ट्री ने जितना अटैक किया है, प्लस जो बेसिक तो फूड इंडस्ट्री रहेगी, उसके पीछे तो केमिकल आए हैं, फूड इंडस्ट्री की वजह से तो केमिकल आए हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन, लंबा समय रखना, उसको मल्टीप्लाई करना, टेस्ट बनाना, आर्टिफिशियल्स। तो उन्होंने हमारे गुड बैक्टीरिया को मारना शुरू किया है, गट को इम्बैलेंस किया है। तो अभी मैक्सिमम जो अप्रोच चल रही है, जिसको हम फंक्शनल न्यूट्रिशनिस्ट बोलते हैं, फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं ना, इनकी जो अप्रोच अभी जो चल रही है, अब अप्रोच ये है कि आप गट को ठीक करो, गट बैक्टीरिया को पॉपुलेट करो, राइट, उतनी आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। और हम तो देखते हैं, ऑटिस्टिक बच्चा अगर हमारे पास आ जाए तो बिना कारण हंसना, बिना कारण रोना, प्राइवेट पार्ट को टच करना, हर चीज़ को स्मेल करना, ब्रेन फॉग, सोचते सोचते एकदम खो जाना, एंजाइटी, सिर पे हाथ मारना, हाथों को हिलाते रहना ऐसे, राइट, ये सारी चीज़ें 1 महीने के अंदर चली जाती हैं डाइट बदलने से, सिर्फ डाइट बदलने से। अगर ऑटिस्टिक बच्चे की इतनी फीचर्स जो हैं, अदरवाइज तो ये इन फीचर्स को ना सारी उम्र लग जाती है मैनेज करने में। हम बोलते हैं मैनेज क्यों करना है, उसको ठीक कर दो, जो ठीक होने वाली चीज़ें हैं, जो मैनेज करेंगे वो करेंगे, राइट, वो ठीक हो जाती हैं, क्योंकि वो ओवर पॉपुलेटेड है, वो ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, वो आपकी बायोकेमिस्ट्री इम्बैलेंस हो गई है, तो टोटली नॉर्मल हो जाते हैं वो। बिल्कुल। जैसे ऐसा समझिए कि हम अगर मान लो बैठे हैं, इसको ऐसे अब की अप्रोच जो चल रही है, जो हम अप्रोच की जिसकी वकालत करते हैं, दोनों अप्रोच में फ़र्क क्या है। जैसे हम बैठे हैं, अगर हमें कोई अल्कोहल दे दे बैठे बैठे, तो क्या होगा? हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा ना। बिल्कुल। अच्छा, अगर आपको कोई बोले कि बिहेवियर जो इसके अंदर जीन भी था आपका सेम ही था जो आधा घंटा पहले था, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी वही है जो आधा घंटा पहले था, बदला क्या? आपने जो अल्कोहल लिया उसने आपकी बायोकेमिस्ट्री बिगाड़ दी। पहले आंतड़ियों में गया, आंतड़ियों में बैक्टीरिया आपके बेहोश हुए, आप थोड़ी बेहोश हुए हैं, आपके बैक्टीरिया बेहोश हुए हैं।
तो जो है मतलब ना? बोलते हैं शराबी के बारे में कि कीड़े अंदर हाँ, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, वो सच है। हाँ वो सच है। और वो पहले बेहोश हुए, उन्होंने फिर बेहोशी वाले उल्टे सीधे केमिकल दिमाग को भेजने शुरू किए और दिमाग भी बेहोश होना शुरू हुआ। अब कोई बहुत सियाना बंदा आपको ये बोले कि आपके ऊपर ना ऐसा कोई ट्रेंड पर्सन लगाएं, साइकोलॉजिस्ट लगाएं, ट्रेनर लगाएं कि आप दारू पी के अच्छा बिहेव करें। दारू पीते रहो, इसको मत हलाओ, क्योंकि ये तो बेचारा है, ये है ही ऐसा दारू पीने वाला, ये बिहेव अच्छा करे, इसके लिए आप अच्छे अच्छे ट्रेनर ढूंढ के लाओ। ये हो सकता है? ये पॉसिबल है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अगर कोई सही व्यक्ति आपको मिलेगा, वो क्या बोलेगा? इसकी पहले दारू बंद कर दो। जैसे ही हम दारू वाला बहुत ज़्यादा हैवी ड्रिंकर्स होते हैं ना, एडिक्टेड होते हैं या नशे वाले होते हैं, उनको वो बंद करते हैं, धीरे धीरे वो सोशल हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते सोशल? वो बिल्कुल हो जाते हैं, राइट। अगर लगातार दारू पीता रहता है तो अनसोशल, वो थोड़ा डिस्टेंस बनाने लगता है सोसाइटी से। 5 बजे के बाद तो स्पेशली बना लेगा वो, किसी का फ़ोन नहीं उठाना, किसी से बात नहीं करना, और अलग जाके सो जाना तुरंत। किसी से घर पे जाके कोई काम की बात नहीं करेगा वो व्यक्ति। सिर्फ इतनी सी एग्जांपल दी है मैंने। लेकिन ये बच्चों को ऐसा समझो जो परमानेंटली ड्रंक्ड हैं, यानी इनके परमानेंटल बायोकेमिस्ट्री इम्बैलेंस्ड है बचपन से ही। राइट, चाहे फूड हो, चाहे इनकी आपकी ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो। इवन द सिंगल डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स आपके बच्चे को ऑटिज्म में ले जा सकती है। सिर्फ एक सिंगल डोज भी अगर बुरी तरह से इफेक्ट कर गई तो। कुछ चीज़ें और भी होती हैं, जैसे हमारा गट, देखो आपका आयरन खाना है ना, आयरन को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया आपके अंदर हैं। अगर वो हैं तभी फिक्स होगा, नहीं तो नहीं होगा। जिंक ले रहे हैं, अगर जिंक को फिक्स करने वाले बैक्टीरिया आपके अंदर है, फिर ही आपका जीन आपकी बॉडी तक पहुंचेगा, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। सेम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में सेम है, राइट। आप बहुत बार देखते हैं इन बच्चों में हर चीज़ मुंह में डालते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, ये माउथिंग करता है, उसको मुंह में आपके वो ब्रश लगाते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे, दांत पीसते रहेंगे कि माउथ की सेंसरी जा। इसमें सिर्फ आयरन और कैल्शियम भी अगर आप पूरा कर देना, वो बच्चे की आदत चली जाती है। न्यूट्रिशन की कमी होती है। वो न्यूट्रिशन की कमी है। आप उसको क्या बोल रहे थे? इसका बिहेवियर है। हर चीज़ को बिहेवियर बना रहे हो आप। इन बच्चों के साथ, बेचारों के साथ होता ही ऐसा है कि ये तो डिप्रेशन का शिकार है, तो ऐसे ही करेगा यार। कोई भी हैबिट आओ, उसका किल्ली टांग रखी है, उसमें जाके टांग के आ जाओ, ये बिहेवियर उसी के कारण है। ये तो बिहेवियर है। हर चीज़ बिहेवियर नहीं होता। जैसे पिकेटर हैं बच्चे, हर चीज़ को चूज़ करके खाएंगे, उनको जिंक देना शुरू कर दो। जैसे जिंक की कमी पूरी हो गई, वो ठीक हो जाएंगे, कुछ भी खाने लगेंगे। हाँ, हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी। जो बच्चा बहुत ज़्यादा हाइपर है, उसकी अगर जिंक आप शुरू कर देंगे तो हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। तो हमारी जो ये रहा कि इस समय जो ऑटिज़म था, ये पिछले 20 से 30 साल में बहुत ज़्यादा बढ़ा। कमी क्या रही कि हमारी मेन स्ट्रीम मॉडर्न मेडिसिन जो थी, इन्होंने सीरियसली इनको देखा नहीं, स्टडी नहीं किया, राइट। न्यूट्रिशन का पार्ट जो मॉडर्न मेडिसिन के अंदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, अब जाकर आइडेंटिफाई हुआ है। अब जाकर बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में न्यूट्रिशनिस्ट आपको रख रहे हैं। आम हॉस्पिटल में तो नहीं रख रहे कोई भी। जो मर्जी खाओ, दवाई ये ले लेना, खाओ पियो जो मर्जी। ऐसा कैसे होगा? बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में एक तरफ आपकी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, और उसी हॉस्पिटल में जो कंटीन बनी हुई है, वहाँ पे समोसे तल रहे हैं और वहाँ पे पिज़्ज़े बन रहे हैं, बर्गर मिल रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में। हाँ, एक तरफ आप बीमारी दे रहे हो, एक तरफ इलाज कर रहे हो। तो न्यूट्रिशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर है मॉडर्न मेडिसिन्स के अंदर। इसीलिए अब जो हमारा जो बाबा फ्री सेंटर फॉर स्पेशलिटी में हम जो काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल्स हैं। मेरा बहुत कम काम रहता है, लेकिन बहुत सारे प्रोफेशनल्स एक साथ मिलके काम करते हैं। मेडिसिन डॉक्टर हैं मेडिसिन के, वो भी काम करते हैं। इन बच्चों के माहिर हैं, डाइटिशियन है, उसके अंदर बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, सभी मिलके हम बोलते हैं प्राइमरी काम जो है कोई भी डिसऑर्डर का, वो आपकी डाइट है। 55% रोल जो प्ले करना है वो डाइट नहीं करना है। 45% जो सेकेंडरी है ना, वो थेरेपीज़ में, ट्रेनिंग्स ने, साइकोलॉजी ने, काउंसलिंग ने, उन्होंने करना है। अगर आप 55% निकाल दोगे
तो 45 ऊपर ऐसे ऐसे थोड़े खड़ा रहेगा, अनस्टेबल है वो, बेस ही नहीं उसका बेस ही नहीं है कोई। तो वो बेस को हटा के इस समय जो अप्रोच चल रही है वो ऐसे बेस ऐसा हवा में लटक रहा है, उसको टपूसियाँ मार रहे हैं सब। कभी ये उंगली पकड़ ली, इसे फिर थोड़ी देर लमके रहेंगे, फिर गिर जाएंगे। यानी एक बिहेवियर को सेट किया, दूसरा फिर आ गया, दूसरे को सेट किया, फिर तीसरा आ गया, चौथे को सेट किया, फिर पांचवा आ गया। तो इसी में सारी उम्र निकल जाती है, 20-20 साल के बच्चे हो जाते हैं। सो हम कोई ऐसे हार्डकोर नहीं है। हम बोलते हैं जो हमने कहा यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा नहीं है। हम जो आज बोल रहे हैं वो कल नहीं होगा, चेंज हो रही है लगातार। हम साइंस को खुले हाथ से एक्सेप्ट करते हैं। जो भी चेंजेस आ रहे हैं हमारे सेंटर के अंदर, हम उसको लेके आ रहे हैं, है ना। साइंस जो बदल रही है उस पर डिबेट होनी चाहिए। और आपको एक्सेप्टेबल है तो आपको एक जगह पे खड़े नहीं रह सकते आप लोग, क्योंकि अभी न्यूली साइंस है ये ऑटिज्म जो है। तो इसके अंदर हमारी सक्सेस रेट भी काफ़ी है, और हम मानते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है इस रेगुलेटेड बाय गट। दिमाग के पास कुछ नहीं है ऐसा, दिमाग के पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो केमिकल बनाती हो। जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन को कनेक्ट करने वाले, सारे पेट से ही जाते हैं। अगर इसको स्टडी वाइज भी देखते हो थोड़ा सा आपको भी समझ में आएगा कि 2003 में जब हमने काम स्टार्ट किया तो उस समय 350 के पीछे एक ऑटिस्टिक बच्चा था, और ADHD बच्चे बहुत ही कम थे उस समय। इस समय 25 के पीछे एक ऑटिस्टिक बच्चा है, और पंजाब में, इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, हालांकि यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा है। एंड ADHD जो है वो 100 के पीछे 7 बच्चे हो गए हैं, बहुत बड़ी रेशियो। और ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, हर चौथे बच्चे को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। किसी को अस्थमा है, किसी को एलर्जी है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, कोई ना कोई डिसेबिलिटी के साथ जी रहा है बच्चा। तो ये जनरेशन जो है सबसे बड़ी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, एंड सबसे बड़ी सिक जनरेशन है, बीमार पॉपुलेशन है। ये नई जनरेशन जो आ रही है, बड़ी पॉपुलेशन लेकिन बीमार पॉपुलेशन है। मतलब फ्यूचर ही खतरे में है इंसान का। हाँ, ये तो हो ही रहा है ना। पहले लोग बोलते थे कि आबादी बढ़ रही है, अब तो डिक्लाइन की तरफ बढ़ गए। अच्छा, अब तो आबादी माइनस में चल पड़ी है। आने वाले समय में अगर इंडिया की बात करोगे 50 साल के बाद में तो बूढ़ों का देश होगा ये। अच्छा, जो आपके पास आंकड़ा है वो ये बता रहा है। एक मादा को पहले ये था कि एवरेज इंडिया के अंदर 4 थे, एक मादा के पीछे 4 बच्चे थे, फिर 3 हुए। एवरेज सोसाइटी को, बैलेंस सोसाइटी को कितनी चाहिए? 2.1, एक मादा के पीछे, एक औरत के पीछे 2 से ज़्यादा चाहिए, 2.1 बच्चा चाहिए, फिर वो बैलेंस रहेगी। अब क्या चल रहा है? करीबन 80% जो हमारी स्टेट्स हैं इंडिया की, सिर्फ यूपी और बिहार को छोड़ के, यूपी में बिहार में इतने ज़्यादा नहीं रह गए, वहाँ पे 3 है, 3.5 या 3 इतने रह गए। बाकी 1.4, 1.5, 1.6 पे आ गए हैं। जितने चाहिए बच्चे उससे भी कम हो गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी पे भी अटैक हो रहा है हमारा। तो अभी कुछ डाइटिशियंस ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंड ले लिया है ना, शुरू में बोलने लगे कि एनिमल प्रोटीन किसी भी हालात में आपके लिए सही नहीं है। अब वो स्टैंड तो वापस ले नहीं सकते, क्योंकि 10-20 साल उम्र रह गई, स्टैंड क्यों वापस लें, चलने दो इसी को। सच्चाई तो सच्चाई है, आपको हिस्टोरिकल जाना होगा। एक तरफ तो बोलते हैं हिस्टोरिकल जाइए, आप अपनी डाइट को संभालना चाहते हैं हिस्टोरिकल जाइए, पर हिस्टोरिकल तो हम खेती करते नहीं थे, फिर ये अनाज दाने कहाँ से आते थे? जो मतलब वेज डाइट है, जैसे अनाज हो गया, जहाँ हरी सब्जियाँ होगी, इनमें से कोई प्रोटीन मिनरल कुछ तो मिलता होगा। नहीं, मिलते हैं, लेकिन जो हमारा पहले जो सिस्टम था पकाने का, वहाँ से पकाने के सिस्टम में चेंज आ गया है। जो दालें थी वो हम साबुत खाते थे, साबुत भी भिगो के खाते थे, तो उससे जो प्रोटीन था उसकी डाइजेशन स्लो अच्छी हो जाती थी। अदरवाइज इसमें फाइटिक एसिड रहता है, जो लैक्टिन रहते हैं इसके अंदर, वो दोनों ही इन्फ्लामेटरी हैं। जनरली ये यूनिवर्स क्या करती है कि अपने बीज को सिक्योर, उनके पास कोई ऐसा तो स्टोर तो है नहीं, बीज सड़े ना, बीज अगली जनरेशन को जन्म दे, बीज को कोई बीमारी ना लगे, तो उसके अंदर फाइटिक एसिड एक तरह का केमिकल डाल देती है, राइट। तो उससे बीज करीबन 6 महीने 9 महीने तक सिक्योर रहता है। तो जब वो समय आता है तो अंकुरित होने लगता है।
अंकुरित होने लगता है तो फाइटिक एसिड कम हो जाता है। अब अगर आप सूखा बीज सीधा आप खा लोगे तो यूनिवर्स ने बैक्टीरिया के लिए भी वही अप्रोच चुनी है जो आपके पेट के अंदर बैक्टीरिया है। आप बंदे नहीं हैं, आप बैक्टीरिया हैं, ये आपको समझना होगा। जो बाहर बैक्टीरिया को मारने के लिए अप्रोच चुनी उसने, फाइटिक एसिड डाला, तो वो आपके आंतड़ी में जाएगा तो आपके आंतड़ी के बैक्टीरिया को भी तो मारेगा ना। तो वही बैक्टीरिया फाइटिक एसिड जो है, जहाँ लैक्टिन्स हैं, वो हम इन दालों में होते हैं, जिन दालों में ज़्यादा हैं, जैसे राजमा हो गया, इन चीज़ों में बीन्स, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आंतड़ियों की सोजिश बढ़ जाती है। अगर उनको भिगो के खाते हैं, फिर स्लो कुकिंग करते हैं उसकी, जैसे पहले मिट्टी के बर्तन में हम करते थे, तो वो सारी चीज़ें थी। अब स्लो कुकिंग नहीं रही, है ना, क्रैश करके धो के दालों में पैक होके आपके घरों तक आ गया फूड, और वही पैक करके आप जल्दी से कुकर में सीटी मरवानी है, 2 सीटी में तैयार है आपका फूड, तो उसकी डाइजेशन स्लो हो जाती है और वो टॉक्सिक हो जाता है। सेकेंडली, आप एल्युमिनियम के बर्तन में जब कुक करते हैं, एल्युमिनियम आपके अंदर बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटल्स जाती हैं आपकी आंतड़ी के अंदर, वो कभी फिर विषय है, लंबा विषय हो जाएगा, मेटल्स के बारे में बात करेंगे तो अदरवाइज मेटल्स भी तो हम साथ खाने लगे। निकल हो गया, जैसे बहुत सारी चमकती हैं चीज़ें, ये निकल होता है, निकल कैंसर का कारण बनता है। एल्युमिनियम जो आपके ब्रेन के सेल्स हैं उनको तोड़ देता है, अंदर ब्लड ब्रेन बैरियर रहता है तो उसको तोड़ देता है वो। उसके बाद में कोई भी जहरीला मादा आपके बॉडी में जाएगा, वो ब्रेन के अंदर भी जाएगा और ब्रेन के अंदर सोजिश आ जाएगी। तो एल्युमिनियम तो हम किलों के हिसाब से खा जाते हैं जब कुक करते हैं, तो सारे साल में पता नहीं कितना खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट के अंदर इंटरफेरेंस हुआ। पहले नेचुरल था। मसाई वॉरियर्स हैं अफ्रीका के, उनसे किसी ने पूछा कि आप ये लोग पशु साथ में रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप क्या खाते हैं? इनका दूध पीते हैं? बोले नहीं, दूध इनके बछड़े पिएंगे। फिर आप क्या खाएंगे? हम इनको खाएंगे। वो मसाई वॉरियर्स सबसे ओल्ड ट्राइब्स जो बचा हुआ है, आदिवासी समुदाय बचा हुआ है, वो है। उन पे जब स्टडी किया गया, उनके अंदर कैंसर नहीं था, उनके अंदर डायबिटीज़ नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं था, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं था। बहुत सारी हेल्थी सोसाइटी मानी गई है मसाई वॉरियर्स। तो ये कुछ समय के साथ 200 साल के अंदर हमारा गिफ्ट आया, जिसको हम डेवलपमेंट भी मानते हैं। हमारा जीवन रिलैक्स भी हुआ है, आगे से सिक्योर भी हुआ है, जितना आदिवासियों का नहीं हुआ। एडवांसमेंट भी देखी है हमने, लेकिन उसके ये ड्रॉबैक्स भी हैं। मतलब जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मतलब ठीक करके आधुनिक लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। अभी भी थोड़ा सा बस पीछे जाइए, और हम तो यही करते हैं। हमारा सिर्फ कोई कमर्शियल नहीं हम किसी को एंगल करते हैं। आप अगर हम आपके चैनल पे आए तो ऐसा नहीं कि हम डाइट के लाखों रुपए कमाएंगे। हम वो डाइटिशियन नहीं है डाइट चार्ट के पैसे कमाते हैं, ऑनेस्टली हम स्पीकर पे बोलते हैं आपके। हम डाइट के बारे में पूछते हैं तो वेलकम, दोनों खुले हाथों से बोलते हैं ओके। अगर आपका बच्चा मेरे कहने से ठीक हो सकता है तो फिर क्या समस्या है? हम तो डाइट इस पर बोल देते हैं। उसमें जिन लोगों ने इतना लोगों को डराया है ना, एनिमल प्रोटीन नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, वो लोग मीडिया में बोलने के बजाय अपने डाइट चार्ट पे बोलते हैं। 23-23 हज़ार रुपया, 25-25 हज़ार का तो डाइट चार्ट एक कागज़ का ले लेते हैं जो रेडीमेडेड होता है। सो बहुत सारी चीज़ें डाइटिशियन प्रितपाल जी ने हमें बताई हैं। बहुत सारी, जैसे हम बोलते हैं कि मतलब अंधेरे में दिया लेके ये चले हैं, तो क्योंकि बहुत से मतलब ऐसे वहम होते हैं सोसाइटी में जहाँ मिसपरसेप्शंस होती हैं जो हमें और आगे गलत रास्ते की तरफ ले जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों में से बहुत सी धारणाएं आपकी टूटी होंगी और बहुत से सवाल भी आए होंगे दिमाग में। जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगली किसी इंटरव्यू में फिर किसी दिन उन बातों पे हम प्रितपाल जी से चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका सही उत्तर क्या है।